हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th साइंस का अम्ल क्षार लवण चैप्टर को पूरा कंप्लीट देखेंगे। ये माने 10th साइंस का एक मैराथन वीडियो है जिसमें अम्ल क्षार लवण को पूरे अच्छे से उसके कंसेप्ट, उसके जो फैक्ट होंगे, उसमें जो भी परिभाषा आएंगे, उसमें जो भी न्यूमेरिकल होंगे, सभी को अच्छे ढंग से हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण। पहले इन तीनों के बारे में जानते हैं। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल तो अम्ल यानी एसिड। एसिड क्या होता है? तो एसिड होता है अगर कोई पदार्थ जिसमें शुरू में H होता है, जैसे समझिए, जैसे कहें HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। यानी शुरू में H हो या अंतिम COOH हो, C2H5COOH, C3H7COOH। यानी अम्ल की पहचान क्या है? या शुरू में H होनी चाहिए या अंतिम क्या होनी चाहिए? COOH। ये अम्ल की पहचान है। यानी क्या होता है? अम्ल जो होता है, यदि किसी जल में इसको घोला जाता है, जल में घोला जाता है, ये टूट जाता है H+ और Cl- में। तो यदि कोई पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ हाइड्रोजन तो कन्फर्म रहेगा। यदि कोई पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है तो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखना है। क्या परिभाषा है? यदि कोई पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है तो वह उसे क्या कहते? अम्ल कहते हैं। यदि कोई पदार्थ जल में घुलकर H+ हाइड्रोजन आयन, या H+ को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन, या H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोले? यदि कोई पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है। यानी याद क्या रखना है कि जो अम्ल होता है जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? हाइड्रोनियम आयन। समझिए कैसे। जैसे कहें HCl है, HCl को जल में जैसे घोले तो अपने टूट गए। H+ और Cl- में टूट गया, H+ और Cl-। फिर यदि इस H+ को H2O में डालें तो अभी क्या बनेगा? H3 हो जाएगा, O हो जाएगा, प्लस होगा। इसलिए कहते हैं हाइड्रोजन, जब अम्ल जो है जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। और क्या याद रखना है? इसकी प्रॉपर्टी याद रखना है। अम्ल की प्रॉपर्टी यानी अम्ल के गुण जो होते हैं उसे याद रखना है। तो अम्ल का गुण क्या होता है? तो अम्ल का गुण या स्वाद में कैसा होता है? या स्वाद में खट्टा होता है, या स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। एक pH स्केल होता है इस प्रकार का, pH स्केल। एक में 7 होता है, 7 को उदासीन कहते हैं। उदासीन 0 से 14 के बीच आता है। इस बगल 0 से 7 के बीच इसे अम्ल कहते हैं। इसे क्या? 7 से 14 के बीच क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो अम्ल का जो pH मान होता है 7 से कम होता है, क्षार का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक। तो अम्ल के बारे में पढ़ना है तो इसका pH मान कितना होगा? इसका यानी अम्ल का pH मान, इसका pH मान 7 से कम होता है। इसका pH मान कितना होता है? 7 से कम। अगर क्षार का pH मान पूछेगा तो कहेंगे 7 से अधिक। और उदासीन का pH मान कितना होगा? तो उदासीन का pH मान 7 होगा। तीनों बात को आपको ध्यान रखना है। अगला जो है, यह नीले लिटमस पत्र को लिटमस
पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। आपको याद रखने में आसानी हो इसलिए इसको अनील से याद रखेगा। अम्ल हो गया, नीला से क्या करा? लाल करा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? इसके लिए याद करने का जो ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक जो याद करने का क्या है? अनील है। क्या? अनील। यानी अम्ल जो है वो नीला को क्या करता है? लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो अच्छे से आपको याद रह जाएगा। यानी स्वाद में खट्टा होता है, पीएच मान 7 से कम होता है, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। इसी प्रकार देखते हैं क्षार या बेस किसे कहते हैं? क्षार या बेस किसे कहते हैं? इसके बारे में देखते हैं। क्षार किसको कहते हैं? तो क्षार जैसे कहें अम्ल में क्या होता है? शुरू में H होता है, क्षार में अंतिम क्या होता है? OH होता है। क्षार में अंतिम क्या होता है? OH होता है। तो जल में घोलेंगे तो क्या होगा? जल में घोलेंगे तो Na प्लस और OH माइनस निकलेगा। तो OH तो सब में होता है, तो OH सब में निकलेगा। तो कहेंगे वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है वह क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या बोली परिभाषा? क्षार का परिभाषा पूछेगा तो कहेंगे वह पदार्थ जो जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? OH माइनस आयन देता है। OH माइनस, इसको कौन बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। देता है, क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्षार कहलाता है। वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। जैसे NaOH है, इसको सोडा लाइम कहते हैं। इसको जो जल में घोला जाता है H2O में तो टूट जाता है Na प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस आयन देगा तो इसको क्या कहें? क्षार कहें। इसके गुण में क्या क्या है? इसका गुण जो है क्या क्या है? तो इसके गुण में हम लिखेंगे इसका स्वाद जो होता है कड़वा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता था, लेकिन इसका स्वाद कैसा होता है? स्वाद कड़वा होता है। कड़वा होता है। ठीक है। पीएच मान में क्या बताए थे? ये 14 तक में 7 उदासीन, 7 में उदासीन कहते हैं, 7 से कम में अम्ल कहते हैं, 7 से अधिक में क्या कहते हैं? क्षार। तो पीएच मान, क्षार का पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक। इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। अगला देखिए, उसमें बोले थे हम लोग में यह नीले लिटमस पत्र को अनील से किए थे। यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। हमने पढ़े थे या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार में उल्टा हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला करता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इसके बाद अम्ल हो गया, क्षार हो गया। अगला चीज़ क्या है? लवण है। अगला चीज़ क्या है? लवण है। लवण जैसा साल्ट कहते हैं। लवण जैसा साल्ट कहते हैं। लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार के मिलने से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। अम्ल और क्षार के मिलने से बना पदार्थ लवण कहलाता है। लवण कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक अम्ल ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो पेट में रहता है NaOH।
हुए जिसको सोडा लाइम कहते हैं, और बन गया इससे जो बना NaCl और प्लस H2O। NaCl का मतलब नमक और H2O, तो ये अम्ल था, अम्ल, ये क्या हुआ, OH का मतलब क्षार हो गया, तो इससे जो बना उसको लवण कहते हैं, और क्या बना, जल बन गया। तो हम लवण किसे कहते हैं, जब कहेंगे वह पदार्थ जो अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है, क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। यहाँ बात थोड़ा करेंगे हम सूचक के बारे में। सूचक और pH स्केल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सूचक क्या होता है, देखिए सूचक, अगर कोई पदार्थ अम्ल, क्षार, लवण के बारे में जानकारी बताता है, किसी से पता लग जाता है कि अम्ल है या क्षार है या लवण है, तो उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। यानी वह पदार्थ जिसके द्वारा अम्ल, क्षार और लवण की जानकारी प्राप्त होती है, क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। वह पदार्थ जिसके द्वारा अम्ल, क्षार एवं लवण की जानकारी प्राप्त होती है, नहीं पता लगाया जाता है कौन अम्ल है, कौन लवण है, कौन क्षार है, जानकारी प्राप्त होती है, क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। जैसे लिटमस पत्र एक सूचक है। लिटमस पत्र अगर नीला है, लाल कर दिया, तो नीला को लाल करने वाला अम्ल कहेंगे, लाल को नीला कर दिया क्षार कहेंगे, अपना रंग नहीं बदला तो लवण कहेंगे। लिटमस पत्र हो गया। मिथाइल ऑरेंज हो गया, लिटमस पत्र, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ये सब क्या है, सूचक है। फिनोप्थलीन या हल्दी आदि। आप समझिए अच्छा से इस बात को। इसमें क्या है, कुछ प्राकृतिक सूचक है, कुछ कृत्रिम सूचक बनाया जाता। तो हल्दी जो है वो प्राकृतिक, हल्दी हुआ, लौंग का तेल हो गया, ये सब प्राकृतिक सूचक है, जबकि मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन ये सब कृत्रिम सूचक है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछेगा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, तब प्राकृतिक सूचक, लेकिन मिथाइल ऑरेंज से पता लग रहा होगा ये किसी रसायन का नाम है, तो कृत्रिम सूचक है, इसे बनाया जाता है। तो समझ गए, सूचक क्या होता है, वह पदार्थ जिसके द्वारा पता लगे कि कौन अम्ल है, कौन लवण है, कौन क्षार है, उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। वह पदार्थ जिसके द्वारा अम्ल, क्षार, लवण की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे लिटमस पत्र हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थलीन हो गया, हल्दी। एक चीज़ अच्छा से याद रखेंगे लिटमस पत्र के बारे में। लिटमस पत्र जो प्राप्त होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र बैगनी रंजक होता है, बैगनी रंग का होता है, जो लाइकेन से प्राप्त होता है। बैगनी रंजक होता है जो लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। क्या बोले, लिटमस पत्र जो होता है बैगनी रंजक होता है, बैगनी रंग का होता है, जो लाइकेन से प्राप्त होता है। अगला जो टॉपिक है इसमें वो pH स्केल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, pH स्केल। pH स्केल द्वारा भी अम्ल, क्षार, लवण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन सूचक से अम्ल, क्षार, लवण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। pH से भी अम्ल, क्षार, लवण के बारे में जानकारी ही प्राप्त होती है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो सूचक है कोई पदार्थ जिसके द्वारा अम्ल, क्षार, लवण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और pH स्केल क्या है, ये यंत्र है, ये एक स्केल है, जैसे थर्मामीटर है, लगाएं हम, बुखार पता लग गया, जैसे हाथ छूकर भी
क्या करते हैं, बुखार पता लगा। तो किसी को हाथ छुए गर्म लगा तो कहेंगे बुखार है, और थर्मामीटर से नापेंगे फिर भी बुखार कहेंगे। दोनों में अंतर क्या है, अगर छुएंगे तो खाली ये बता सकते हैं कि इसका अगर छूकर बताएंगे तो केवल इतना बता सकते हैं कि इसे बुखार लगा हुआ है, लेकिन अगर थर्मामीटर से बताएंगे तो उसे इतना बता देंगे कि इसे कितना बुखार लगा हुआ है। दोनों में इतना अंतर है। तो सूचक जो है वह पदार्थ है, लेकिन pH स्केल जो है एक यंत्र है, एक मशीन है, जिसके द्वारा उससे पता लगता है। जिस नापने से बुखार नापते हैं तो 100 से ज़्यादा या 99 100 रहता है, या 99 ज़्यादा रहता है तो कहते बुखार है, उसके पहले बुखार नहीं है। उसी प्रकार इससे नाप कर पता लगाया जाता है pH स्केल से कि 7 से कम है तो अम्ल है, 7 है तो उदासीन है, 7 से ज़्यादा है तो क्षार है। इसका मतलब परिभाषा जहाँ उसमें पदार्थ लिखे थे सूचक में, वह पदार्थ उसमें लिखेंगे वह यंत्र। बस यंत्र और पदार्थ में अंतर हो जाएगा, और परिभाषा में कोई अंतर। वह यंत्र जिसके द्वारा अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। pH स्केल कहलाता है। pH स्केल कहलाता है। सूचक और pH स्केल में बस इतना अंतर है। सूचक जो पदार्थ है, यह क्या है, यंत्र है। दोनों के द्वारा अम्ल, क्षार, लवण की जानकारी। pH स्केल की जो खोज गई थी एक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, सोरेनसन द्वारा। तो इसकी खोज यानी pH स्केल की खोज सोरेनसन द्वारा की गई। सोरेनसन द्वारा की गई। आपको ध्यान रखना है pH स्केल की खोज किसके द्वारा की गई, सोरेनसन द्वारा की गई। pH स्केल जो होता है उस पर मान कितना होता है, pH स्केल पर मान जो होता है 0 से 14 के बीच होता है। कितना होता है, इस प्रकार अगर pH स्केल एक बना लें, बीच में 7 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ कितना होता है, 14 होता है। इधर 7 से कम आते हैं तो इसे अम्ल कहते हैं, 7 से कम को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। 7 से अधिक जाते हैं तो इसे क्षार कहते हैं, 7 से अधिक जाते हैं तो क्षार, और इसको कहते हैं उदासीन। 7 को क्या कहते हैं, उदासीन। यदि किसी का pH मान 7 है तो उसे क्या कहते हैं, उदासीन। यानी अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, और उदासीन का pH मान जो है 7 के बराबर होता है। तो ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। सूचक जो होता है पूछता नहीं है, लेकिन एक बात भी लिख लीजिए। जो सूचक होता है, इंडिकेटर जिसे कहते हैं, सूचक 2-3 प्रकार के होते हैं। कुछ एग्जाम्पल उसका लिख के रखिए। एक को कहते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसे बनाया नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए लौंग का तेल है, हल्दी है, प्राकृतिक सूचक है। ये कहते हैं कृत्रिम सूचक। एक होता है कृत्रिम सूचक, एक होता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, प्राकृतिक और कृत्रिम सूचक समझ रहे हो। गंधीय सूचक क्या होता है, प्राकृतिक सूचक वैसा सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे हल्दी हो गया। पत्ता गोभी भी सूचक का काम करता है, तो पत्ता गोभी जैसा हो गया। पत्ता गोभी हो गया, लाल पत्ता गोभी, ये सूचक। कृत्रिम सूचक में कौन सा, मिथाइल ऑरेंजर आ गया। मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, और गंधीय सूचक में आ गया। गंधीय सूचक किसे कहते हैं, वैसा सूचक जो अम्ल और क्षार में अलग अलग गंध देता हो। यानी अगर उस सूचक पर अम्ल डालेंगे तो उसका गंध अलग हो जाएगा, क्षार डालेंगे तो गंध अलग हो जाएगा। इसमें कौन सा है, गंधीय सूचक में जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है
लौंग का तेल, लौंग का तेल। याद रखना है इस एग्जाम्पल को। गंधीय सूचक क्या होता है? वैसा सूचक जो अम्ल और क्षार में अलग अलग गंध देता हो उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। आपको 3 प्रकार के सूचक याद करना है। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, कृत्रिम सूचक जो कृत्रिम तरीके से मानव द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम सूचक, गंधीय सूचक वैसा सूचक जो अम्ल डालने पर अलग गंध और क्षार डालने पर अलग गंध देता है, अम्ल ये क्या कहलाता है? गंधीय सूचक। जैसे लौंग का तेल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो हम सबको पढ़ना है टॉपिक पीएच स्केल जो पढ़े तो पीएच का एक फार्मूला होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग क्या होता है? एच प्लस। ये पीएच का फार्मूला होता है। एक फार्मूला इसमें होता है पीएच और पीओएच, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, पीएच का मान, इस दोनों का जोड़ जो होता है 14 होता है। तो इन दोनों फार्मूला को अच्छे से आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है। पहला पीएच का फार्मूला क्या है? माइनस लॉग एच प्लस, वो जो बड़ी कोष्ठ में लिखा हुआ एच प्लस सांद्रता, उसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एच प्लस की सांद्रता, बड़ी कोष्ठ का मतलब सांद्रता। तो माइनस लॉग एच प्लस और पीएच प्लस पीओएच का मान कितना होता है? 14। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है? पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो लॉग में होता है 10 का मान 1 होता है, लेकिन लॉग में जो पावर आता है वो पावर आगे आ जाता है। पावर आता है जैसे 3 है तो 3 जो पावर है वो आगे लॉग 10 हुआ। 2 चीज़ याद रखना है कि लॉग 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। लॉग में जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। लॉग में जो पावर होता है वो कितना आ जाता है? आगे आ जाता है। देखिए, अगर इस बात को समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन हम लिखते हैं और समझाते हैं, अच्छे से समझिएगा। किसी बिलियन में एच प्लस की सांद्रता, एच प्लस की सांद्रता 10 के पावर माइनस 4 है, तो उस बिलियन का पीएच तथा पीओएच मान ज्ञात करें। पीओएच मान ज्ञात करें। अच्छा समझिएगा, समझ में बहुत अच्छा सा आएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल आ जाता है तो न्यूमेरिकल बहुत सारे जो छात्र होते हैं ना, न्यूमेरिकल पढ़ के नहीं जाते हैं और न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो दिक्कत हो जाता है उनको। कहा किसी बिलियन में एच प्लस की सांद्रता किस पर लिखते हैं? बड़ी कोष्ठ में लिखते हैं, यानी एच प्लस की सांद्रता कितना? 10 के पावर माइनस 4 है। ठीक है, तो कह रहा है पीएच का मान बताना है और पीओएच का मान बताना है। पीओएच का मान बताना है। अभी बताएं इससे रिलेटेड पीएच का कोई फार्मूला पढ़े हैं क्या? हाँ, क्या पढ़े हैं? माइनस लॉग एच प्लस, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस। ठीक है, कहें माइनस लॉग एच प्लस का मान 10 के पावर माइनस 4। अभी बोले जो ये पावर आता है वो आगे गुना आ जाता है, तो माइनस 4 गुना माइनस लॉग कितना होगा? 10। माइनस 4 क्या हो गया? आगे गुना में, तो माइनस 4 और माइनस गुना माइनस क्या हुआ? प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस 4 हो गया। और लॉग 10 का मान कितना होता है? 1। ऐसे न तो लिख दीजिए माइनस 4 गुना माइनस लॉग 10 का मान कितना होता है? लॉग 10 का मान हमेशा याद रखना है, लॉग 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। लॉग 10 का मान 1 होता है और पावर जो होता है गुना में आता है। तो कितना हुआ? हमारे पीएच का मान तो 4 आ गया, लेकिन पीएच का मान आया तो इससे क्या पीओएच का मान निकल सकता है? दूसरा फार्मूला तो निकल सकता है, निकालिए। दूसरा फार्मूला क्या है? पीएच और पीओएच को जोड़ना है तो कितना आएगा? हमेशा 14 आएगा। पीएच का मान कितना है? आया 4 प्लस पीओएच पर कितना हुआ? 14, यानी पीओएच का मान कितना होगा? 14 में 4 जाएगा तो पीओएच का मान हमारा आएगा कितना? 10 आएगा। पीओएच का मान कितना होगा? 10। पीएच का मान 4 आ गया, पीओएच का मान कितना आ गया? 10 आ गया। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो ऐसा ही क्वेश्चन हम सेम क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं डाटा बदल कर।
देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए कि किसी विलयन की H प्लस की सांद्रता 10 के पावर माइनस 3 है। 10 के पावर कितना है? 10 के पावर माइनस 3 है। तो pH का मान बताना है, pOH का मान बताना है, आपके लिए रहा। तो इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। pH का मान क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस होता है। लॉग का प्रॉपर्टी क्या है? जो पावर आता है गुना में आ जाता है, और लॉग 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। अगर इस बात को समझ गए तो अगला टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? जो अगला टॉपिक है उसमें है अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। क्या है? अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। धातु की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। देखिए, जो भी पहला टॉपिक अभिक्रिया नहीं पढ़े हैं उन्हें समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो क्या करना है, इस वीडियो को पढ़ने के बाद हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रासायनिक अभिक्रिया वाले वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अभिक्रिया बनाना आ जाए। अभिक्रिया को रटना पड़ेगा तो आपको बहुत सारा दिक्कत होने वाला है। तो अभिक्रिया को बनाना सीखिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए, अम्ल के साथ क्या कर रहा है? अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। मान लीजिए HCl है, HCl अम्ल है, इसके साथ धातु की अभिक्रिया करा दिए। मान लीजिए Mg का अभिक्रिया करा दिए तो क्या बना? MgCl2 बनता है। कैसे बनता है बताते हैं, प्लस H2 बनता है। हमेशा जो H के कारण हमारा गैस हमेशा निकलता है, H2 गैस निकलता है। तो याद रखेगा कि अम्ल के साथ जब धातु प्रतिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या लिखे? जब अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करती है, धातु अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल क्या? मान लीजिए HCl ले लिए, HCl धातु अभिक्रिया करा दिए Mg को। क्या हुआ? Mg के साथ इसका प्लस होता है पहला, इसका माइनस होता है। प्लस और माइनस के साथ Mg के साथ Cl आ जाएगा। Mg के साथ Cl अगर नहीं आता है तो इसकी वैलेंसी उस वीडियो में रासायनिक समीकरण के वीडियो में देखिएगा। Mg की वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है। तिरछा गुना करते हैं, Mg में 1 जाता है, Cl में 2 जाता है। तो क्या लिखेंगे? MgCl2 और प्लस क्या लिखेंगे? H2। हाइड्रोजन गैस निकलती है इसलिए H2। देखिए बैलेंस है कि नहीं? तो बैलेंस हमारा रिएक्शन है कि नहीं? तो हमको Cl2 है, Cl2 जैसे ही यहाँ 2 दे देंगे, हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। किसी के साथ बनाइए, जैसे कहा CaSO4 H2SO4 प्लस Cu बोला, अभिक्रिया कराएंगे तो CuSO4 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 इसका होता है, 2 इसका होता है। अभिक्रिया में क्या होता है? कट जाता है, 2 से कट जाएगा और प्लस H2 बनेगा। तो इस प्रकार हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आपको याद रखना है, जब भी अम्ल जो है किससे अभिक्रिया करता है? धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता रहता है, उसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया? समझते हैं। अभी बताए थे लवण की जब परिभाषा बताए थे, तो लवण की परिभाषा क्या थी? वैसा पदार्थ जिसका निर्माण अम्ल और क्षार के मिलने से होता है, लवण कहलाता है। उसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये एगो अम्ल है, एगो क्षार है, तो बना था NaCl प्लस H2O। क्या कहें? अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका pH मान 7 के आसपास होता है। 7 कौन सी होता है? उदासीन होता है, इसलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो कहेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो हमेशा बताना है
जब अम्ल और क्षार मिलने से लवण और जल बनता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी समझ में आ गया होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। कहेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या बताएं? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे अम्ल ले लिए HCl और प्लस क्षार ले लिए NaOH, मिला तो कहें इसका NaCl बन गया और प्लस H2O बना। क्या हुआ? अम्ल हो गया। ये क्या हुआ? OH अंतिम में तो क्या हुआ? क्षार हो गया। ये क्या हुआ? लवण हो गया। और एक क्या हुआ? जल हो गया। अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल का निर्माण हो गया, तो इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कह दिए। जब भी पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया तो कहेंगे अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल का निर्माण होता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो इसमें टॉपिक है उसको कहते हैं तनुकरण। डाइल्यूशन बोलते हैं, DILLUTION। डाइल्यूशन क्या होता है समझिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है। कह रहे हैं जिस प्रकार दूध में पानी मिलाकर दूध को पतला किया जाता है, उसी प्रकार अम्ल को पतला करने की विधि, अम्ल को डाइल्यूट करने की विधि क्या कहलाती है? तनुकरण कहलाती है। अम्ल को डाइल्यूट करने की विधि तनुकरण। लेकिन इसमें एक सावधानी बरती जाती है, उसे अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखा जाता है? ध्यान ये रखा जाता है पानी में अम्ल को डालकर तनुकृत किया जाता है। पानी में अम्ल को डालकर तनुकृत किया जाता है, ये सही है। लेकिन मान लीजिए अम्ल में पानी डालेंगे तो आग लगने की संभावना होगी। क्यों? समझिए, जैसे ही पानी जो है अम्ल में जाएगा तो एक इसमें H+Cl- बहुत सारा टूटेगा, और जब बहुत सारा आयन होगा, आयन के कारण क्या होगी? आग लग जाएगी। लेकिन इसमें क्यों नहीं लगेगी? मान लीजिए एक बूंद गिरा तो एक बूंद में H+Cl- बहुत सारा 2 4 10 को टूटा। बहुत सारा पानी नीचे, बहुत सारा पानी है नीचे, वो पानी क्या करेगा? उसको ठंडा कर देगा, तो आग लगने की संभावना नहीं होगी। तो कौन से सही है? पानी में अम्ल को डालकर अम्ल को पतला करना तनुकरण कहलाता है। ये नहीं, ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि अम्ल में पानी डालना, एक गलत तरीका है, आग लग सकती है। कभी कभी क्या होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है अम्ल में पानी डालना मना किया जाता है, क्यों? तो उसका कारण क्या होता है? जब अम्ल में पानी डाला जाता है तो बहुत मात्रा में H+ और Cl- मानी H+ जो आयन हो बन जाते हैं, जिससे आग लगने की संभावना हो जाती है। इसमें क्यों नहीं? क्योंकि जब अम्ल पानी में डाला जाता है तो H+Cl- जितना भी बना बहुत कम, एक बूंद में कितना बनेगा? बहुत कम बनेगा, क्योंकि नीचे बहुत सारा पानी है। उस पानी आयन को ठंडा कर देगा और आग नहीं लगेगी। तो ध्यान क्या रखना है? अम्ल में पानी डाला जाता है, अच्छे से ध्यान रखना है। ऊपर अम्ल है, ऊपर क्या है? अम्ल है, और नीचे पानी है। आज कैसे रहेगा? देखिए, पहले आ आता है, ऊपर आई वाला लिखते हैं, उसके बाद क ख ग वाला, इसमें पानी ऐसा करके ध्यान रखेगा। पहले स्वर आता है, उसके बाद व्यंजन में क ख आता है, च छ आता है, प अंतिम बहुत बात है, तो ऊपर में अम्ल आएगा। तो इस बात को अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। क्या? अम्ल को पतला करने के लिए पानी में
अम्ल डाला जाना, अम्ल को डाला जाना क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। तनुकरण कहलाता है। तनुकरणाद रहेगा। अम्ल को पतला करने के लिए पानी में अम्ल को डाला जाना तनुकरण कहलाता है। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाता है, बताएंगे कभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा कि अम्ल में पानी डालना मना किया जाता है, ऐसा क्यों? तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे क्यों मना किया जाता है। जब क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन के फॉर्म में उसका जरूर डिस्कशन हम करेंगे। आगे जो इसमें पढ़ने का है उसमें एक टर्म आता है जो अभी हम पढ़े थे। एक अभी क्या पढ़े थे? एक क्षार पढ़े थे। एक क्षार होता है, एक भस्म होता है। दोनों में बहुत छोटा सा अंतर होता है, लेकिन आपको जानना चाहिए। क्षार और भस्म क्या होता है समझ लीजिए। कहते हैं वह क्षार, समझिएगा अंतर, एक लाइन से आंसर समझ में आ जाएगी अंतर। वह क्षार जो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, भस्म कहलाता है। भस्म कहलाता है। क्या कहें? वह क्षार जो जल में घुलनशील होता है क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है। समझिए, बहुत सारा क्षार है, बहुत सारा हमारे पास क्षार है, लेकिन इतना सा क्षार जो है ये जल में घुलने वाला है। ये क्या है? जल में घुलनशील है। घुलनशील है। ये क्या है? जल में घुलनशील नहीं है। जल में घुलनशील, घुलनशील है, घुलनशील नहीं माने घुलनशील है। एक जल में क्या है? घुलनशील है। एक जल में क्या है? अघुलनशील है। तो जल में जो घुलनशील है वह क्षार, पूरा ये क्षार का है, पूरा क्षार है। वह क्षार जो जल में घुलनशील है क्या कहलाता है? वह क्षार जो जल में घुलनशील है उसे भस्म कहते हैं। भस्म, भस्म कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। इसमें जितने भी क्षार हैं, इसमें जितने भी भस्म हैं, सभी क्षार तो हो सकते हैं। इसमें जितने भी भस्म हैं, यहाँ तक इतना भस्म है, ये क्षार भी है, तो सभी भस्म क्या होते हैं? क्षार होते हैं। क्या बोले? सभी जो होते हैं भस्म जो होते हैं, सभी भस्म क्षार होते हैं। लेकिन सभी क्षार जो होते हैं, सभी क्षार इधर भी क्षार है, तो इधर वाला क्षार तो भस्म नहीं है, तो सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं। आपको अगर फिगर से ध्यान रहेगा तो ही ये बात को याद रख पाइएगा अच्छे से कि सभी जो भस्म होते हैं वो क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार जो होते हैं वो भस्म नहीं होते हैं। इस बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। समझिए, इधर जो टॉपिक अगला है इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है। कुछ पदार्थों का पीएच मान, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का पीएच मान आपको हमेशा याद रखना है। जैसे पहला H2SO4 का पीएच मान, दूसरा HCl का पीएच मान, तीसरा नींबू का पीएच मान, चौथा अम्ल वर्षा का पीएच मान, पांचवा दांत के क्षरण के लिए पीएच मान, छठा शुद्ध जल का पीएच मान, सातवां शुद्ध जल के साथ रक्त का पीएच मान, आठवां मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान,
नेसिया का पीएच मान, नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान, और 10वां शरीर का पीएच मान, मानव शरीर का पीएच मान। इतना का पीएच मान आपको अच्छे से याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो H2SO4 को बैटरी अम्ल कहा जाता है या अम्लों का राजा कहा जाता है। H2SO4 को क्या कहा जाता है? बैटरी अम्ल या अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। जैसे फलों का राजा आम को कहा जाता है तो अम्लों का राजा क्या H2SO4 को बैटरी अम्ल कहा जाता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 0। सबसे कम पीएच वैल्यू H2SO4 का होता है। HCl का पीएच वैल्यू 1 के आसपास होता है, 1.2 NCERT में दिया हुआ है, लेकिन 1 यहाँ याद रखिए, काम चल जाएगा। नींबू का पीएच वैल्यू होता है 2.4 के 2-4 नींबू ले जाओ, ऐसा करके याद रखिएगा 2.4। अम्ल वर्षा और इसका पीएच मान अंतिम देखेंगे। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान सभी को याद होगा 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH, किसका? NaOH का पीएच मान पूरा सबसे अधिक होता है, 14 होता है। कितना होता है? 14। और शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 होता है, 7 से 7.8 होता है। शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.8। इसका है 5.6 से कम। अम्ल वर्षा के लिए 5.6 से कम पीएच मान होगा तो अम्ल वर्षा। और दांत का क्षरण 5.5 से कम होगा तो क्या होगा? दांत का क्षरण होने लगेगा, दांत गलने लगेगा, टूटने लगेगा। तो आपको इतना सारा पीएच मान आपको याद होना चाहिए हमेशा। क्या कितना कितना एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए क्या बोले, अम्लों का राजा का पीएच मान कितना है? 0। 14 किसका पीएच मान है? NaOH का। 14 किसका पीएच मान है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बोले इसका 14। 0 और 14 तो आपको याद हो जाएगा। HCl का पीएच मान 1, 2-4 नींबू है 2.4। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6, इसका 5.5 से कम, 5.6 से कम, 5.5 से कम। इतना से कम होगा तो अम्ल वर्षा हो जाएगा। अम्ल वर्षा का मतलब क्या होता है? आप जानते होंगे कि जो ताजमहल है उसका रंग पीला हो रहा है तो उस पर अम्ल वर्षा हो रहा है, क्योंकि वहाँ के पोल्यूशन जाता है आसमान में और वर्षा के साथ गिरता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो समझिए इतना से कम होगा तो दांत का क्षरण, दांत का टूटना स्टार्ट हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। रक्त का पीएच मान 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 है। NaOH 14 है। शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच है, 7 से 7.8 के बीच है। शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच है। तो इन सबों का पीएच मान आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। कुछ पदार्थों में कौन से अम्ल है? अम्लों की उपस्थिति को याद रखना होता है। अम्लों की उपस्थिति, जैसे पूछ देगा कि सेब में कौन सा अम्ल है तो मैलिक अम्ल है। तो इस प्रकार आपको कुछ पदार्थों में अम्लों की उपस्थिति आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। लगभग 10 पदार्थ ऐसे हैं जिसमें अम्लों की उपस्थिति आपको याद रखना होता है। पूछता है सिरका में कौन सा अम्ल है? सिरका में कौन सा अम्ल है? सिरका में अम्ल पूछा जाता है। दूसरा, संतरा में कौन सा अम्ल है? ये पूछा जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल है? संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल है? संतरा और नींबू में दोनों में एक ही प्रकार का अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में कौन सा अम्ल होता है? दही दूध वाला जो लैक्ट से शुरू होता है, लैक्टिक अम्ल। कोई डंक है तो डंक में कौन सा अम्ल होता है? डंक में हमेशा फॉर्मिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा होता है? मैलिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक। तो यही 6-7 अच्छे से आपको ध्यान रखना होता है। कौन सा अम्ल लिखिए, देखिए। पहला सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। संतरा में या नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल।
इमलिक में कौन सा अम्ल है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दही में कौन सा होता है? दही मतलब दूध दही से जो भी प्रश्न है उसमें लैक्ट होता है, उसका रूट वर्ड क्या होता है? लैक्टिक। तो लैक्टिक अम्ल होता है। दूध दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। डंक, कोई चीज़ का डंक, चींटी का डंक आवे, बिच्छू का डंक आवे, कोई डंक है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल, ये मौलिक अम्ल बोलते हैं, मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मैलिक या मौलिक अम्ल। अच्छा समझिएगा, दो जो है एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम है, एसिटिक अम्ल का एथनोइक अम्ल नाम है। एथनोइक अम्ल एसिड नाम है। और फॉर्मिक अम्ल का नाम है मेथनोइक अम्ल बोलते हैं, मेथनोइक एसिड बोलते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में बदल देता है, डंक में कहेगा फॉर्मिक अम्ल नहीं देगा, मेथनोइक अम्ल दे देगा। तो आपको याद रखना है कि डंक में फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम मेथनोइक है, एसिटिक का दूसरा नाम एथनोइक है, और सबका नाम सेम सेम है, एक ही नाम होता है, अलग अलग नाम नहीं होता है। इस बात को अच्छे से आपको समझना है। आगे देखिए, आगे जो है पीएच का उपयोग हमारे जीवन में क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। क्या है? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अगला टॉपिक जो है इसमें है, उसमें पढ़ना है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच का महत्व, हमारे जीवन में पीएच का क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ना है। तो दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है? पहला तो महत्व है पाचन की क्रिया में। दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व है, अगर पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl अम्ल पाया जाता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। 1 होने के कारण बहुत ज़्यादा एसिडिक है, अम्लीय है। इसके कारण जितने भी हानिकारक जीव जंतु हमारे मुख द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं खाना के साथ, उसे उसमें भक्षण कर देता है और हमारे पाचन में भी सहयोग करता है। तो पहला क्या है? पहला जो इसका महत्व है वो क्या है? हमारे पाचन में पीएच का महत्व हमारे पाचन प्रक्रिया में, पाचन प्रक्रिया में पहला महत्व क्या करता है? पाचन प्रक्रिया को पाचन में आसानी करता है और जितने भी हानिकारक जीव जंतु होते हैं उसे मारता है। दूसरा जो महत्व है मिट्टी के लिए पीएच, मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण है। मिट्टी के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? अगर पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है, यदि मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है तो वह मिट्टी जो होती है बंजर हो जाती है और पौधे को उपजाऊ के लिए सही नहीं होती है। तो पीएच मान हम नाप कर, मिट्टी की पीएच मान नाप कर ये बता सकते हैं कौन सा मिट्टी उपजाऊ होगा, कौन सा मिट्टी उपजाऊ नहीं होगा। तीसरा जो है पीएच का जो महत्व है वो है अम्लीय वर्षा में, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान अम्लीय, अगर अम्लीय वर्षा, ये बोले अम्लीय वर्षा में पीएच का मान कितना होता है? 5.6 से कम। अगर कहीं ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, यानी वहाँ अम्ल की मात्रा, हानिकारक प्रदूषण से अम्ल की मात्रा अधिक हो गई है और वर्षा के साथ गिर रही है और 5.6 से कम हो गई उसका पीएच मान, तो वहाँ क्या हो जाएगा? अम्ल वर्षा हो गया। और अम्ल वर्षा से 2-3 खतरा है। क्या खतरा है? एक तो बोलते हैं भवनों की जो सुंदर आकृति है, जिसे ताजमहल बहुत चमचमाता हुआ प्रतीत होता था, अब धीरे धीरे भद्दा प्रतीत होने लगा है, उसका रंग उड़ने लगा है। दूसरा दिक्कत जो हो सकता है, जिस मानव के शरीर पर पड़ेगा, जिस जानवर के शरीर पर पड़ेगा, उसे कैंसर जैसे भयानक त्वचा रोग हो सकते हैं, त्वचा कैंसर की समस्या से जूझ सकता है। चौथा जो है दंत क्षरण के लिए पीएच, दंत क्षरण के लिए पीएच, दंत क्षरण, अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो दांत क्या होगा? टूटने लगेगा, क्षरण होने लगेगा, दांत बर्बाद होने लगेगा। इसके लिए ही हम जानते हैं कि जो दंत मंजन होता है उसमें क्या होता है? नमक डाला जाता है, जिस प्रचार में देखते हैं आपके
कोलगेट में नमक है, इस प्रकार का जो आता है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो हमको नुकसान नहीं करेगा। अगला जो है शरीर के लिए पीएच का महत्व है। शरीर का के लिए पीएच का महत्व है। शरीर का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से 7.8 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो शरीर डिके होने लगेगा, बीमार पड़ने लगेगा, धीरे धीरे शरीर नष्ट होता चला जाएगा। तो शरीर हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व पाचन प्रक्रिया में, मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण है, अम्लीय वर्षा के लिए, दंत क्षरण के लिए और शरीर के लिए हमारे जो जीवन में पीएच का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। आगे जो बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आगे पीएच। चैप्टर के समाप्ति की तरफ लगभग बढ़ते हैं, जिसमें जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे 5 नंबर वाला क्वेश्चन या 2 नंबर वाला क्वेश्चन कन्फर्म आता है। इसमें 4 महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ना है। एक तो पढ़ना है बेकिंग सोडा, इसके बारे में पढ़ना है बेकिंग सोडा, बासिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, बासिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर। इसके बारे में इतना पढ़ना है। तो इसके बारे में पढ़ना क्या है, पहले तो इसके बारे में पढ़ना है, इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, बनाने की विधि क्या होती है, उसके बाद बनाने की विधि के बाद इसका उपयोग क्या होता है। तो इन चारों बातों को पढ़ना है। तो बेकिंग सोडा से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, रासायनिक सूत्र। देखिए सबका एक बार रिपीट हम कर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। तो बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा। एक होता है बासिंग सोडा। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण। ध्यान का रखना है, इसका फार्मूला होता है बेकिंग सोडा का Na2CO3 × H2O। इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है बेकिंग का फार्मूला होता है NaHCO3। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 × 12H2O। इसका फार्मूला होता है CaOCl2। इसका फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। तो फार्मूला पहले याद होना चाहिए। उसके बाद इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 10 हाइड्रेट H2O हाइड्रेट पढ़ते हैं। कैल्शियम सल्फेट, सेमी हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, आधा को सेमी या हेमी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नाम तो समझ गए। बनाया कैसे जाता है धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे। इसको बनाने की विधि पता है, इसके बनाने की विधि वैसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसका बनाने की विधि नहीं, ये दोनों को बनाने की विधि आपको आनी चाहिए। कैसे बनता है, तो जब बेकिंग सोडा को बनाते हैं तो इसमें क्या डालते हैं, नमक रहता है, H2O जल रहता है, CO2 रहता है रोटी को फुलाने के लिए, एक स्वाद के लिए Na3 रहता है। बनाते हैं तो ये सब मिलकर हमारा बेकिंग सोडा बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब जिप्सम को 100 डिग्री C पर गर्म किया जाता है, 2H2O होता है, इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें CaOH2 यानी चूना जल में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इस प्रकार अच्छे से समझते चलेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला रासायनिक सूत्र जो है बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, क्या है फार्मूला, NaHCO3। इसको कहते हैं खाने वाला सोडा। आप कैसे रखना है, देखिए H जहाँ भी रहता है बीच में उसको बाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाई, खाना कौन बनाती है, बाई बनाती है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, सोडियम, H का मतलब बीच में H रहता है, उसको बाई पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि कौन चीज़ का अभिक्रिया कराई जाती है, 4 चीज़ बताएं। 4 चीज़ कौन सा चीज़ है, अब रिपीट कीजिए। NaCl नमक,
जल CO2 फूलने के लिए CO2 रहना चाहिए और Na3 रहना चाहिए। बन जाता है हमारा क्या, बेकिंग सोडा बन जाता है। देखिए, जब नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया की प्रतिक्रिया कराई जाती है। Na3 का मतलब क्या होती है, अमोनिया। अमोनिया की प्रतिक्रिया कराई जाती है या अभिक्रिया कराई जाती है। प्रतिक्रिया अभिक्रिया सेम है। प्रतिक्रिया कराई जाती है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए समीकरण कैसा लिखेंगे, कहेंगे नमक, नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl। नमक कहेंगे H2O, जल भी जल डालेंगे, CO2 फूलने के लिए, रोटी फूलने के लिए डालेंगे, Na3 स्वाद के लिए डालते हैं, स्वाद करते हैं। बनता क्या है, NaHCO3 बनता है। और क्या बचता है, बचेगा क्या, देखिए हमको ये हो गया, ये पूरा बचा हुआ N, H एक यूज हो गया है, तो एक यूज हो गया है तो हमारे पास कितना था, 3 और 2 5 था, 4 बच गया, NH4Cl बनेगा। NH4Cl जिसको नौसादर कहते हैं। नौसादर का मतलब कपूरा के टाइप का होता है, जिसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, यानी अपने से डायरेक्ट भाप बन जाता है। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या क्या करते हैं, तो इसका उपयोग 2-3 चीज़ में करते हैं। पहला, पाव रोटी को फुलाने में, रोटी या पाव रोटी को फुलाने में पहला काम। दूसरा, रोटी को स्वादिष्ट बनाने में, रोटी को स्वादिष्ट बनाने में। तीसरा, पान रोटी को फुलाने, रोटी को स्वादिष्ट बनाने में। और तीसरा जो इसका काम है वो अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्यों, अग्निशामक के रूप में प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें CO2 होता है। CO2 क्या होता है, आपको बुझा देता है, तो इस अच्छे से आपको याद रखना है। दूसरा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पहले कर लेते हैं। दूसरा अच्छे से एक बार लिखिएगा, एक बार अपने से देखिएगा, याद हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या पेरिस क्या है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वहीं इसकी खोज हुई थी इस पदार्थ के, इससे इसका नाम रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे हड्डी को जोड़ने में यूज किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है पहले, वो क्या होता है, रासायनिक सूत्र अभी बताए थे, क्या होता है, CaSO4 × हाफ EH2। कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, या इसको लिखते थे 2 से इसे गुना कर देगा, CaSO4 × 2, उसके बाद H2O लिख देगा, H2O ऐसे करके लिख देगा। तो बटा 2 को इधर लाके 2 से गुना भी कर सकता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो रासायनिक इसका नाम है कैल्शियम, इसको सल्फेट बोलते हैं, और हेमी हाइड्रेट, H2O हाइड्रेट बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट, हेमी हाइड्रेट, हेमी या सेमी दोनों चलता है। हाइड्रेट में क्या है, पानी है। बनाने की विधि क्या होगी, प्रयोगशाला में से कैसे बनाया जाएगा, वो विधि है। तो क्या बोले, जिप्सम को जब 100 डिग्री C पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला यहाँ पे 2 है, यहाँ 2H2 होता है। जिप्सम को
100 डिग्री सी पर गर्म करने पर 100 डिग्री सी पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। पेरिस का निर्माण होता है। क्या बोले? बनाने की विधि, जिप्सम को 100 डिग्री सी पर, जिप्सम क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O गरम करेंगे। गरम करे चिन्ह ये होता है, त्रिभुज बना देते हैं, इसका मतलब गर्म हो रहा है। CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस आधा इधर रह गया तो डेढ़ इधर, डेढ़ का मतलब 3/2 H2O क्या होगा? वायु में उड़ जाएगा। और ये क्या होगा हमारा? यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। ये क्या होता है? पहला क्या है? जिप्सम है। जिप्सम ये है जिप्सम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके उपयोग क्या होगा। इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? पहला तो हड्डी को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, घर के सजावट के सामान में भी होता है। घर के सजावट के सामान में, घर के सजावटी सामान में और क्या होता है? अगर लैब में, केमिस्ट्री के लैब में क्या होता है कि प्रखनली में कोई छिद्र होता है, शीशे के प्रखनली में कोई छिद्र हो जाता है तो उसे भरने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। प्रखनली के छिद्र को भरने में, प्रखनली के छिद्र को भरने में किसका प्रयोग होता है? भरने में इसी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग होता है। अगला क्या है? अगला लास्ट है, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर ये इसे कहते हैं विरंजक चूर्ण, हिंदी में विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। वैसा ही लिखेंगे। पहले क्या? रासायनिक सूत्र बता चुके हैं। CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2। रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा रासायनिक नाम। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। तीसरा, बनाने की विधि जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बनाने की विधि, क्या बोले थे? बोझा चूना पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या बनता है? हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। जब बोझा चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। बोझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2 और क्या कहें? क्लोरीन गैस Cl2। क्लोरीन गैस प्रवाहित किए
तो CaOCl2 बन गया और प्लस निकलेगा क्या H2O, बच जाएगा H2O। ये क्या होगा, यह है बोझा चूना। ये क्या है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर के विरंजक चूर्ण है। क्या है, विरंजक चूर्ण। अगला जो है धोने वाला, उसका बासिंग सोडा जो है, इसके बारे में पूछा नहीं जाता है। बासिंग सोडा, इसका फार्मूला पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बासिंग सोडा का फार्मूला क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। नाम क्या कहेंगे, नाम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रेट। नाम क्या है इसका, जो रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रेट। उसके बाद इसमें ध्यान रखना है, बनाने की विधि नहीं याद रखना है, इसका उपयोग याद रखना है। क्योंकि बनाने की विधि, इसका समीकरण क्या होता है, समीकरण जो होता है वो डायरेक्ट ऐसे करके लिख देता है। अगर बनाने की विधि भी हम लिखें, पूछेगा नहीं बनाने की विधि, तो क्या करता है, कहता है सोडियम कार्बोनेट में 10 H2O जोड़ने पर सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रेट बन जाता है। ये समीकरण कभी नहीं पूछेगा, इसलिए हम आगे नहीं बताएं। इस बात को समझिए। उपयोग इसका पूछेगा, उपयोग किस में किया जाता है, तो कपड़ा की सफाई में, कपड़ा की सफाई, कपड़ा की सफाई में किया जाता है। और क्या किया जाता है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किया जाता है, दूर करने में, यानी जो फेन नहीं उत्पन्न हो रहा है, कठोर जल है, उससे भी दूर किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग नहीं लिखे, यहाँ विरंजक चूर्ण का उपयोग लिख लेते हैं, छूटना कुछ नहीं चाहिए। देखिए जल्दीबाजी में छूट गया। विरंजक चूर्ण का उपयोग में क्या क्या होगा, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ा साफ करने में किया जाता है, कपड़ा सफाई में। नली में जब कीड़ा जम जाता है तो कीड़ा को मारने में कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, या तालाब आर का जब पानी गंदा हो जाता है तो उसमें डाल दिया जाता है ताकि पानी साफ़ हो जाए, यानी तालाब के पानी को साफ़ करने में, पानी के सफाई में, पानी को साफ़ करने के लिए, करने के लिए। तो ये समझ गए। इसी के साथ ये पूरा टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अच्छे से इस टॉपिक को एक नहीं 2 बार कीजिएगा, और जो भी इसमें जो भी कंसेप्ट आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुई तो उसके अगले वीडियो के पहले इसमें कमेंट में आप सभी कंसेप्ट को लिख दीजिएगा जो नहीं समझ में आया। मैंने पूरा कोशिश की समझाने की, थोड़ा कुछ गला में प्रॉब्लम है इसलिए कुछ आवाज़ में भी प्रॉब्लम आई होगी, तो इसलिए आपको कोई अगर दिक्कत हुई है तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि आप कमेंट में उस चीज़ को लिख दीजिएगा कि ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया, फिर से हम समझाने की अगले वीडियो में समझाने की अच्छे से कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार आप अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज आ रही है उसे देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।